हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपने फोकस और एपिसेंटर के बारे में बात किया था कि बेसिकली अर्थक्वेक जब आता है मीन्स हमारा जब भूकंप आता है तो वो किस पॉइंट से स्टार्ट होता है और पहले सबसे ज़्यादा उसका असर किस पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली ये सारी चीज़ें बात की थी प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस। जो हमारा भूकंप है वो हमारे जो फोकस पॉइंट है, जो हमारे अर्थ के नीचे जो डेप्थ में गहराइयों में जो सबसे फोकस का पॉइंट है वहाँ से क्यों मतलब उस पे जो हमारा फोकस पे हमारा जो अर्थक्वेक बेस्ड है, हमारा जो भूकंप है वो बेस्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अर्थक्वेक कैन अकर एनीवेयर बिटवीन द अर्थ सरफेस। जो भूकंप है वो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, सरफेस है, उस पर किसी भी जगह पे वो भूकंप आ सकता है। ठीक है, एंड अबाउट 700 किलोमीटर बिलो द सरफेस। साथ साथ वो 700 किलोमीटर नीचे, सरफेस के नीचे, सतह के नीचे से आता है। ठीक है, for scientific purpose, these earthquake depth range of 0 to 700 किलोमीटर is divided into 3 zones. साइंटिफिक पर्पस मीन्स कि साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है या साइंटिफिक पर्पस की वजह से मतलब कुछ साइंस के कारण क्या है कि ये जो अर्थक्वेक है वो डेप्थ में जो उसकी रेंज है, ठीक है, अर्थ जो गहराई है वहाँ पर जो हमारी भूकंप है उसकी रेंज लगभग 0 से लेकर के 700 किलोमीटर है और उसको 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि जैसे लेयर में 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है, जो गहराई है उसकी 700 किलोमीटर लगभग उसको। तो कहता है कि शैलो अर्थक्वेक 0 to 70 किलोमीटर जो हमारा शैलो है। ठीक है, शैलो एरिया मीन्स कि जहाँ पे हमारा शैलो अर्थक्वेक आता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और वो उसका डिस्टेंस जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत दूरी नहीं है उसमें और गहरा नहीं है, तो उसको शैलो अर्थक्वेक कहेंगे। मतलब कि निचली बहुत ज़्यादा भाग में जो भूकंप आता है वो नहीं, जो थोड़ी ऊपरी ऊपरी आए, मतलब 0 से 70 किलोमीटर। फिर इंटरमीडिएट अर्थक्वेक मीन्स कि जो हमारा बीच का माध्यमिक जो हमारा प्लेस है वहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है वो अर्थक्वेक जो है हमारा इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कहलाता है। फिर तीसरा जोन जो हमारा होता है वो डीप अर्थक्वेक होता है, मीन्स कि सबसे नीचे सबसे ज़्यादा गहरा जो होता है वो हमारा डीप अर्थक्वेक कहलाता है। वो लगभग 300 से 700 किलोमीटर डीप होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि आप इस डायग्राम में अगर देखो तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपका शैलो फोकस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओशन का लिथोस्फीयर है, मीन्स कि जहाँ पे समुद्री स्थल है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का स्थल मंडल है, यहाँ वॉल्केनो का आर्च है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब ये गहराई बता रहा है कि आपका लगभग इतने एरिया में 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला सेलो फोकस होता है जो हमारे बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं उठता है, और फिर इंटरमीडिएट आता है, एंड देन उसके नीचे लास्ट आता है डीप अर्थक्वेक। ठीक है, फिर बात करते हैं मेजर लैंड फॉर्म की। ठीक है, मीन्स कि जितनी भी हमारी मुख्य भू आकृतियाँ हैं, ठीक है, उनके प्रमुख भू आकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है हमारा कि द लैंडस्केप इज़ बीइंग कॉन्टीन्यूअस वार्म अवे बाय 2 प्रोसेस। जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारी पृथ्वी या स्थल का दृश्य है, लैंडस्केप है, ये हमेशा कंटिन्यूस वार्म होता रहता है। ठीक है, वार्म अवे ये हमेशा 2 तरीके से वॉर्न अवे हुआ रहता है, मीन्स कि उसको यूज़ किया जाता है 2 तरीके से। कैसे? वेदरिंग और इरोजन से। ठीक है, अपक्ष और मिट्टी कटाव जिसको कहते हैं। ठीक है, जब मिट्टी की कटाव होती है तो इरोजन कहलाता है, और अपक्ष जब होता है तो हम उसको वेदरिंग कहते हैं। तो ये 2 चीज़ों से हम क्या करते हैं, वॉर्न अवे करते हैं अपनी
पृथ्वी की, अपने लैंडस्केप की, मतलब अपनी जो भी ज़मीनें हैं उनको। अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज़ अ ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स कि जो हमारे सरफेस पे, जो हमारी अर्थ की सतह है उस पर जितने भी रॉक्स होते हैं, ठीक है, जितने भी पत्थर होते हैं, जब वो टूटते हैं, ठीक है, जब वो टूटते हैं तो क्या होता है? वो वेदरिंग कहलाता है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। और जो इरोजन होता है उसका मतलब है कि जब हम अपने लैंडस्केप को वेयर अवे करते हैं, मीन्स कि हटा देते हैं, उस रॉक्स को तोड़ देते हैं और उसको दूर कर देते हैं अपने लैंडस्केप से, अलग अलग डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू, जैसे वाटर, विंड एंड आइस। कहने का मतलब ये है कि जब जैसे छोटे, इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है, और ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है वेदरिंग, ठीक है। जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, चाहे वो लुढ़क के एक दूसरे से टकरा के टूटे या जिस भी कारण से वो टूटते हैं, वो हमारा वेदरिंग का प्रोसेस कहलाता है। जब ये वेदरिंग पानी की वजह से, हवा की वजह से या बर्फ़ की वजह से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है, मीन्स कहने का मतलब कि जब ये वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, जब ये हमारी भू की दृश्य से दूर चला जाता है, ये जो वेदरिंग होता है, रॉक्स टूटते हैं, ये दूर चला जाता है डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू। अपने से नहीं जाते, अलग अलग एजेंट्स के थ्रू जाते हैं। जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, आइस हो गया। पानी के बहाव से कुछ पत्थर इधर उधर हो जाते हैं, हवा की वजह से हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो हवा में उड़ के चले जाएंगे, आइस की वजह से हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये इरोजन होता है, तब हमारी मिट्टी की कटाव होती है, ठीक है। द इरोड मटेरियल इज़ कैरिड, मीन्स कि जो हमारी नष्ट सामग्री है, इरोड मटेरियल है, इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड। ये एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाता है, चला जाता है या ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसके थ्रू? बाई वाटर, विंड एक्सेट्रा, और इवेंचुअली डिपॉजिटेड। पानी, हवा के कारण या कुछ चीज़ों के कारण क्या होता है, ये जितनी भी नष्ट हुई चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और उस जगह जा कर के क्या हो जाती हैं? वो डिपॉजिट हो जाती हैं। The process of erosion and deposition create different landform of the surface। मीन्स कहने का मतलब कि जो प्रोसेस होता है हमारा इरोजन का या डिपोजिशन का, ठीक है, जैसे मतलब मिट्टी कटाव हुआ, जैसे कि अब आप समझ लीजिए कि कहीं पे पत्थर आया, ठीक है, और वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पत्थर हैं वो एक जगह से फ्लोट होकर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह जाके क्या हो गए, वो डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा हमारा इरोजन का और डिपोजिशन का, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का, मिट्टी कटाव का और इकट्ठा होने का, ये क्रिएट कर देता है दूसरे तरीके के लैंडफॉर्म को। जैसे कोई पर्टिकुलर जगह है, ऐसी समतल जगह है, ठीक है, एकदम फ्लैट जगह है, वहाँ पे अचानक से बाढ़ आई, बाढ़ आने की वजह से उसके साथ साथ क्या हो गया कि ढेर सारी मिट्टी आ गई, ढेर सारी वहाँ पे पत्थर आ गए, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे डिपॉजिट हो गए, और डिपॉजिट होने के बाद क्या हुआ, वो ठोस होते गए, कड़े होते गए, एक के बाद एक लेयर होता गया, तो वो उससे क्या हो गया, उस जगह पे उबड़ खाबड़ हो गया, तो एक नया क्या हो गया, जमीन तैयार हो गया, लैंड फॉर्म तैयार हो गया उस सरफेस पे अर्थ की। जहाँ वो समतल था वो क्या हो गया, उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन बन गई। तो कहने का मतलब इस प्रोसेस से क्या होता है, नई नई लैंड फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग तरीके की हमारे सरफेस पे बन जाती हैं। फिर बात करते हैं कि वर्क ऑफ रिवर, रिवर का क्या काम है, किस वजह से हमारा, रिवर की वजह से हमारा किस तरह का मेजर लैंड फॉर्म बन जाता है, नई भू आकृतियाँ बन जाती हैं। तो कहता है कि वाटरफॉल, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप एंड फॉर्म वाटरफॉल। वाटरफॉल कहता है कि वाटरफॉल होता क्या बेसिकली, जो पानी, रनिंग वाटर होता है, बहने वाला पानी होता है गंगा में, रिवर में, वो क्या करता है, इरोड द लैंडस्केप, नष्ट करता है हमारी भू के दृश्य को, लैंडस्केप को, एंड फॉर्म कर लेता है वाटरफॉल, ठीक है, झरना जो है वो फॉर्म कर लेता है, बन जाता है। वो क्या, जैसे कि अब पानी बहुत ज़्यादा हो गया है नदियों में, तो क्या होगा, वो जो ज़मीन होगी उसको नष्ट कर देगा और साथ साथ वहाँ पे क्या बना लेगा, एक वाटरफॉल टाइप का बना लेगा, झरना बना लेगा। वाटरफॉल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन रॉक। वाटरफॉल जो झरनाएँ हैं वो क्यों एग्जिस्ट करती है, वो क्यों हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के रॉक्स के टाइप्स हैं, डिफरेंस इन रॉक टाइप्स, अलग अलग तरीके के रॉक के मतलब
अलग अलग तरीके के रॉक्स अवेलेबल हैं। व्हेन अ रिवर फ्लो, जब रिवर क्या करता है, बहता है, फ्लो करता है, इट पासेस थ्रू मेनी डिफरेंट रॉक्स टाइप, वो क्या करता है फिर अलग अलग तरीके के रॉक्स जो होते हैं उनसे पास होकर जाता है। जाहिर सी बात है, पानी बहता है तो उसके इधर उधर जो भी पत्थर आएंगे उन्हीं से होकर के वो जाता है। एंड व्हेन अ रिवर पासेस फ्रॉम अ रेसिस्टेंट रॉक बेड, जब रिवर जो होती है वो पास करती है हमारे रेजिस्टेंट रॉक बेड, मीन्स की जो हमारी पत्थरों की जो बेड होती है, मीन्स की पूरे ज़मीन में अगर पत्थर बिछे हुए हैं उस जगह से जब वो जाती है टू अ सॉफ्टर वन इट, तो क्या करती है उस रॉक बेड को, मीन्स उस पत्थर को क्या कर देती है वो सॉफ्ट कर देती है पानी। इट इरोड्स वन वेरी क्विकली, ये क्या करती है नष्ट कर देती है बहुत तेज़ी से। एंड एट अ जंक्शन बिटवीन द रॉक्स टाइप, और क्या कर देती है उनके बीच में अलग अलग तरीके के जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में एक जंक्शन ले आती है। इट स्टीपन इट्स ग्रेडियंट, तो ये क्या कर देती है उसके जो ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है, उसके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स मतलब पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कर देती है वो स्टीपन कर देती है। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ये रिवर है, ठीक है, और ये क्या है हार्ड रॉक है। जब भी इसके बहाव से, पानी की बहाव से क्या होता है कि नीचे सॉफ्ट रॉक है और यहाँ क्या है अंडर कटिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब पानी यहाँ से इस तरीके से हार्ड रॉक से होते हुए नीचे की ओर आता है तो ये क्या बना देता है हमारा वाटरफॉल। ठीक है, ये क्या बना देता है वाटरफॉल बना देता है, और रॉक को क्या कर देता है सॉफ्ट कर देता है धीरे धीरे। इसकी जो लहरें होती हैं पानी की उसकी वजह से क्या होता है ये सब सॉफ्ट हो जाता है और नए तरीके का एक लैंड फॉर्म हो जाता है। जो ये हमारा हार्ड रॉक टॉपल होता है ऊपर, मीन्स ऊपरी का जो हार्ड रॉक होता है वो क्या हो जाता है कोलैप्स हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे एक प्लंज पूल बोला है, एक पूल टाइप का बन जाता है, और जितने भी पेबल स्टोन और जो बाउल्डर मीन्स पत्थर छोटे छोटे स्टोन्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है एक नया जो है हमारा लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाता है। फिर बात करते हैं मेंडर्स की, मीन्स कि जो घुमाव होता है, जैसे नदियों में आप देखो जब रिवर होता है रिवर स्ट्रेट जाता है, ठीक है, लेकिन फिर देखोगे आप टर्न कर जाता है, तो वो क्या है मेंडर है, मीन्स मोड़ जहाँ पे घुमाव होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि दीज रिवर एंटर द प्लेन, जब ये नदियाँ आती हैं प्लेन्स में, ज़मीनों पर, मैदानों पर, इट ट्विट्स मीन्स कि वो मुड़ती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, एंड टर्न फॉर्मिंग अ लार्ज बेंड, और वो टर्न करती हैं, ट्विस्ट होकर क्या करती हैं टर्न कर जाती हैं और फॉर्म कर लेती हैं एक लार्ज बेंड, मुड़ जाती हैं बहुत गहरी तरीके से, बड़े पैमाने पे वो मुड़ जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं मेंडर्स कहते हैं। वो जो घुमाव होता है उनका, जो वो बड़ा घुमाव लेती हैं बेंड करती हैं, वो क्या हो जाता है मेंडर्स कहलाता है। मेंडर्स आर फॉर्म ड्यू टू कैटरल इरोजन, अब ये मेंडर्स होता क्यों है, क्यों हमारी जो नदियाँ होती हैं वो घुमाव हो जाता है उनका, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कैटरल इरोजन होता है। तो जो हमारा जब ये इरोजन होता है, जब ये कटाव होता है, तो ये क्या कर देता है इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये समय के साथ क्या करता है इसका जो इरोजन होता है, इसका जो कटाव होता है वो बढ़ने लगता है। द मेंडर्स इन द रिवर अगेन स्टार्ट फ्लोइंग इन द स्ट्रेट लाइन, और फिर दोबारा से क्या होता है वो जो मोड़ होता है, जो घुमाव होता है नदियों का, ठीक है, पानी का, वो क्या करता है दोबारा से स्टार्ट कर देता है एक स्ट्रेट लाइन में चलना। क्योंकि वहाँ जब कोस्टल इरोजन होता है उस तटीय क्षेत्र पे, उस मीन्स हम नदियों के जो इलाके होते हैं उनके जब क्षेत्र पे जब कटाव होता है, मिट्टियों का इरोजन होता है, ठीक है, जब वो जो मिट्टी यहाँ से घसक करके वहाँ जाती है और वहाँ डिपॉजिट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो एक डिपॉजिशन हो जाता है। ठीक है, वहाँ लेयर वाइज लेयर वो जम जाती है, तो कभी कभी मिट्टी क्या हो जाती है इतनी हार्ड हो जाती है कि उसकी वजह से क्या होता है कि नदियाँ जो हैं हमारी उनको राह नहीं मिलता और वो मुड़ाव हो जाता है, और जब वो बेंड करती हैं और वो जब घूमती हैं तो ये घुमाव आ जाता है हमारे जो नदियों में आता है। फिर जहाँ पे मिट्टी जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है, जहाँ सॉफ्ट मिट्टी होती है तो वापस से क्या होता है कि वहाँ के जो रॉक्स होते हैं, वो पत्थर जो होते हैं, जब वो वहाँ के नॉर्मल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो वो नदियाँ जो होती हैं वो उसको कवर कर लेती है, वापस से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जैसे उसको राह मिलता है रिवर को, वो क्या कर देती है वो अपना घुमाव
ले लेती है। देन बात करते हैं ऑक्सबो लेक की, मीन्स कि ये जो हमारा एक लेक होता है, झील होता है, वो कैसे बनता है। ऑक्सबो लेक आर एन इवोल्यूशन ऑफ मेंडर्स दैट अंडरगो एक्सटेंसिव डिपोजिशन एंड इरोजन। ऑक्सबो लेक जो होता है ये हमारी मेंडर्स जो हैं उनका इवोल्यूशन है, ठीक है। और जब ये हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ पे जब इरोज़न और डिपोजिशन, कटाव और जो हमारा जमादारी है, डिपोजिशन है, वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाता है, बार बार होता है, तो क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं हमारी, जिस तरीके से वो मूव करती हैं, घूमती हैं, हाँ, वो घूमने के बाद क्या होता है कि उनका कुछ हिस्सा जो होता है वो कट के निकल जाता है। और जब वो, जैसे आप देखो इस तरीके से आपकी नदियाँ बेंड करती हैं, ठीक है। जब पर्टिकुलर क्या होता है कि जब नदियाँ कम होने लगती हैं, घटने लगती हैं, तो क्या होता है पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो कट के इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो है हमारा बना लेता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। और वो कट के एक छोटा सा हिस्सा पानी का वहाँ पे रह जाता है, वही हमारा कहलाता है ऑक्सबो लेक। फिर बात करते हैं व्हेन द मेंडर्स कट फ्रॉम द मेन कॉज। जैसा मैंने आपको बताया ना कि जब मेंडर जो घुमाव होता है वो कट हो जाता है, हमारे मेन कॉज जो हमारा सही कारण की वजह से जब वो कट हो जाता है, एंड वाटर एक्यूमुलेट इन दिस पूल, और जो पानी होता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उस पूल में, देन इट रीसेंबल द शेप, फिर वो क्या हो जाता है एक शेप ले लेता है जो ऑक्सबो लेक कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ऑक्सबो लेक तैयार हो जाता है एक। फिर बात करते हैं कि अब देखिए ऑक्सबो लेक हो गया तो वो भी एक तरह का क्या किया, लैंड फॉर्म कर लिया, अलग से हट करके वो क्या कर लिया, एक लैंड फॉर्म कर लिया ना। तो इस तरीके से हमारा रिवर का भी जो होता है और जो मेंडर्स का होता है ये वर्क होता है। फिर बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स, क्या काम है हमारी सी वेव्स का, और सी वेव्स की वजह से एक नया लैंड फॉर्म कैसे होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स, जो हमारी कटाव होती है और जो हमारा डिपोजिशन होता है, जमादारी जो होती है, वो हमारे जब समुद्र की सी की जो लहरें होती हैं उनका गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म, ये क्या करता है बढ़ाता है, ठीक है, राइज करता है हमारे जो भी तटीय भू आकृतियाँ होती हैं उनको ये क्या करता है बढ़ाता है। कौन, जब हमारा इरोजनल और डिपोजिशन सी वेव्स का बढ़ाता है हमारे मतलब ये जब ज़्यादा होता है कटाव और डिपोजिशन, तब क्या होता है कि ये हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग एट द रॉक्स, जो हमारी लहरें होती हैं, समुद्र की लहरें होती हैं, तो वहाँ जो पत्थर होते हैं, जैसे कि समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं आपके मिट्टियों के, और वो इकट्ठा होते 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 एक बड़ा सा यहाँ पे रॉक फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम सेडिमेंट्स का इकट्ठा होना कहते हैं, और ये अवसादी चट्टानों में बदल जाता है, ठीक है, एक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, फिर रूपांतरित चट्टान बन जाता है, ठीक है। जब क्या होता है कि जो लहरें होती हैं वो बार 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 क्या करती हैं, इस पत्थर पे स्ट्राइक करती रहती हैं, बार 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 बार, जब इस तरीके से पर्टिकुलर स्ट्राइक करती रहती हैं, क्रैक्स डेवलप इस पत्थर में, ठीक है। ये जो हमारा नदियों में यहाँ पे जो पत्थर था, इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्रैक्स बनने लगता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है एक क्रैक बनने लगता है। डेवलप ओवर द टाइम, समय के साथ साथ क्या होता है ये बड़ा होता रहता है, डेवलप होता रहता है। दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और फिर ये क्या हो जाता है एक टाइम के बाद ये काफ़ी गहरा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा चौड़ा भी हो जाता है, ठीक है। जब वो लहरें क्या, देखिए पानी की जो लहरें होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं, उसकी वजह से पत्थर क्या होता है कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे उसमें गहरे में छेद, मतलब उस पत्थरों में छेद होने लगता है, और धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है समय के साथ साथ। तो इसकी वजह से भी क्या होता है एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। अब वो जब लहर आती है बार बार स्ट्राइक करती है तो क्या हो जाता है सी केव्स बन जाता है, मतलब एक गुफा बन जाता है, ठीक है, समुद्र में एक गुफा टाइप का बन जाता है, उसी को कहते हैं हम सी केव। तो सी केव इज़ अ टाइप ऑफ केव फॉर्म ड्यू बाय द वेव एक्शन ऑफ द सी केव क्या है, एक टाइप ऑफ केव है, गुफा है जो बनता है हमारे लहरों के कारण, जो हमारे सी में, समुद्रों में वो बहती है, या उसका एक्शन हमको देखने को मिलता है। द प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व इज इरोजन, जो इसका पहला प्रोसेस होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, इरोजन।
सी केव्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसा आपको समुद्र में गुफाएं जो हैं वो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है, इरोजन को इन्वॉल्व करता है। अब जाहिर सी बात है, उस जगह स्ट्राइक करता है, कटता है तो पत्थर क्या होते हैं, वहाँ से घसकने लगते हैं, हटने लगते हैं, तो मिट्टी का कटाव होने लगता है। एक्टिवली फॉर्मिंग अलॉन्ग प्रेजेंट कोस्ट लाइन, ये ज़्यादातर क्या है, तटीय क्षेत्रों में ही आपको फॉर्म करते हुए दिखेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सी आर्चेस की, जो हमारी समुद्री मेराद होती है, आर्चेस होती हैं। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा पत्थर में बीच में गुफाएं बना लेती हैं, उनको कहते हैं सी आर्च। एज दिस कैविटी बिकम अ बिगर एंड ओनली अ रूफ ऑफ द केव रिमेन, ये जैसे अब आपके दांतों में कैविटीज़ लगती है, ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि उस पत्थरों में भी ये कैविटीज़ टाइप का होता है जब वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो जो केव था, गुफा था, वो अब क्या है, बड़ा हो गया है, तो वो सी आर्च कहलाता है। एंड ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, और जो गुफा होती है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, रूफ होता है, वो सिर्फ वही बचा होता है, और नीचे का पूरा हिस्सा क्या होता है, वो कैविटीज़ की वजह से खाली हो गया रहता है। फिर बात करते हैं सी स्टेक की, मीन्स कि जब वो ढेर बनता है। ठीक है, कहने का मतलब कि फर्दर इरोजन, जैसे जैसे इरोजन होता है, ब्रेक द रूफ, वो ऊपर के जो सतह बची हुई होती है आर्चेस में, उसको भी ब्रेक कर देता है। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका पत्थर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा हो गया और ये बन गया आपका सी आर्च। ठीक है, अब सी आर्च में क्या था कि सिर्फ ऊपर की ये जो रूफ थी, ये जो रूफ थी आपकी, सिर्फ ये बची हुई थी। ठीक, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीज़ बढ़ता गया, और ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि ये यहाँ से पूरी तरीके से खाली हो गया, और सिर्फ यहाँ पे एक ये बच गया। अब ये जो हमारा एक सिर्फ वॉल बच गया, ये हमारा कहलाता है स्टेक। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्टेक। जब ये अलग से सिर्फ इतना बच जाए, अलग हो जाए, पार्टीशन हो जाए, तो वो स्टेक कहलाता है। ठीक है, सिर्फ उसका वॉल बच जाता है। सी स्टेक इज ए जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म, अब ये जो सी स्टेक होता है, समुद्री ढेर जो होता है, ये सिर्फ बच जाता है। ठीक है, और ये एक जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म है, जो हमारा मतलब कि हमारी जो नेचुरल तरीके से जो एक भू आकृति क्रिएट हो जाती है, वो कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टीप एंड ऑफ्टन वर्टिकल कॉलम, ये क्या करता है कि यहाँ पे एक जैसे स्टीप तरीके का, समुद्र तरीके का जो है, वहाँ पे पहाड़ी टाइप का कुछ ऐसा रख लेता है, जो वर्टिकल कॉलम और कॉलम ऑफ रॉक्स इन द सी, जो हमारे वर्टिकल तरीके से जो वहाँ पे कॉलम होते हैं या रॉक्स होते हैं समुद्रों में, उनके बीच में। नियर अ कोस्ट, मतलब समुद्र के तट पर जो पहाड़ी होते हैं वो, ठीक है, वो वर्टिकली क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। एंड फॉर्म बाय अ वेव इरोजन, और ये क्यों होता है, जब हमारा वेव का इरोजन होता है। ठीक है, जब हमारे वेव की वजह से वहाँ पे कटाव होना शुरू हो जाता है, तब ये ऐसा होता है। फिर बात करते हैं सी क्लिफ की। ठीक है, अब सी क्लिफ क्या होता है, जो हमारी समुद्र की तट की जो पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, पहाड़ वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं सी क्लिफ। स्टीपी रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव सी, जो हमारे समुद्र तट की जो पहाड़ियाँ होती हैं, वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, वर्टिकली अबव, वर्टिकली खड़ी होती हैं। ठीक है, सीधे स्ट्रेट अबव सी वाटर, जो हमारी समुद्र के पानी के ऊपरी हिस्सों पर खड़ी रहती हैं, उनको हम सी क्लिफ कहते हैं। ठीक है, कोस्टल इरोजन में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सी क्लिफ अलोंग, जो हमारी तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्ट तट होता है, उसका जो इरोजन होता है, उसका जो कटाव होता है, ये हमारे सी क्लिफ को साथ में बनने के लिए एक राह प्रोड्यूस करता है, या राह दे देता है, या उसको हेल्प करता है कि एक सी क्लिफ बन जाता है। क्या, जब हमारा कोस्टल का इरोजन होता है, जब हमारे नदियों का इरोजन होता है, तो एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। फिर बात करते हैं वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या वर्क है, इसके कारण क्यों कोई नया लैंडफॉर्म होता है। तो पहला कहता है कि ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर्स जो हैं, जो हमारे माउंटेन्स पे जो बर्फ़ जमे होते हैं, जिनको हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, ये क्या है,
हमारी नदियों का आइस है, ठीक है, रिवर ऑफ आइस है, विच टू इरोड द लैंडस्केप, जो क्या करती हैं, ये दो नष्ट कर देती हैं, ये दोनों ही जो ग्लेशियर हैं और जो रिवर ऑफ आइस है, ये दोनों ही क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं हमारे भू के दृश्य को, लैंडस्केप को, बाय बुलडोजिंग सॉइल, क्या करके, हमारे सॉइल्स को बुलडोजिंग करके, मीन्स कि जिस तरीके से आप देखो, एग्जांपल ले लो कि जब आपका मिट्टी हटाना रहता है तो जैसे बुलडोजर आता है और हटाता है, ठीक उसी तरीके से ये क्या करता है, बुलडोजिंग करता है सॉइल को, स्टोन को, टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, ताकि वो नीचे जो उसके एक ठोस पत्थर है उसको दिखाने के लिए या उसको एक्सपोज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या कर देता है, जो मिट्टी और स्टोन्स होते हैं उनको क्या करता है, हटा देता है, नष्ट कर देता है। ग्लेशियर कार्व एट डीप हॉलोज, क्या करता है ये ग्लेशियर जो है वो क्या करता है, खोदता है, ठीक है, मीन्स कि कार्व आउट मीन्स बाहर निकाल देता है, एक गहरा हॉलो कर देता है, ठीक है, एक स्पेस बना देता है गहराइयों में। एज द आइस मेल्ट, जैसे जैसे बर्फ जो है पिघलता है, दे गेट फिल्ड अप, और वो पर्टिकुलर जो हॉलो होता है, डीप हॉलो होता है, वो भरने लगता है विथ वाटर, पानी से वो भर जाता है जब हमारा बर्फ़ पिघलता है तो, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक, और फिर वो एक खूबसूरत झील बन जाती है, उस माउंटेन में, पहाड़ियों के बीच में क्या हो जाता है, झील बन जाती है। तो समझ लीजिए कि जो पहाड़ों के आसपास जो झीलें हैं वो कैसे बनी है, इसी तरीके से बनी है। क्या हुआ है कि जब ग्लेशियर और जो नदियों का आइस है वो दोनों क्या करता है, हमारे जो ज़मीनें हैं, लैंडस्केप है, उनको नष्ट कर देता है, वहाँ की मिट्टियों और उसको पत्थरों को हटा करके वहाँ के नीचे की जो सॉलिड रॉक होती है उनको एक्सपोज कर देता है, बाहर ले आता है, और वो ग्लेशियर क्या कर देता है, एक गड्ढा खोद देता है, डीप हॉलो बना देता है वहाँ पे, और जैसे जैसे वहाँ के आइस जो होती है, जो बर्फ़ें होती हैं वो पिघलती हैं और वो पानी का रूप लेकर के उस हॉलो में, उस जगह में भर जाती हैं, और एक ब्यूटीफुल लेक क्रिएट हो जाता है माउंटेन के बीच में। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, जो भी मटेरियल, जो भी पदार्थ होते हैं जो ग्लेशियर के द्वारा साथ साथ कैरी करते हैं, सच एज अ रॉक, जैसे क्या क्या हो गया, रॉक, छोटे बड़े, साउंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड, और क्या होता है, वो सारी चीज़ें जा कर के क्या हो जाती हैं, जो हमारा वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं, दिस डिपॉजिटेड फॉर्म, और ये डिपॉजिट होके एक प्लेस पे, उस जगह पे कुछ फॉर्म कर लेती है, तो ये भी हमारा एक तरह से लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाता है। फिर बात करते हैं वर्क ऑफ विंड, विंड की वजह से कैसा हमारा लैंड फॉर्म क्रिएट होता है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, जो हमारा एक एक्टिव एजेंट होता है कटाव और डिपोजिशन का, जो हमारे रेगिस्तान में होता है वो विंड होता है, ठीक है, हवा। क्या होता है कि वहाँ पे जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है या कटाव होता है और फिर वो उस जगह जाके जमा होती है, वो किस कारण होता है रेगिस्तानों में, हवा के कारण, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हवा की वजह से, हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं, तो ये एक्टिव एजेंट है हमारा विंड, जो इरोजन और डिपोजिशन डेजर्ट में, रेगिस्तान। मशरूम रॉक, यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ ए मशरूम, कॉमनली मशरूम रॉक, आपको रेगिस्तानों में मशरूम रॉक देखने को मिलेगा, जो रॉक्स होते हैं मशरूम शेप के होते हैं, जिनको हम ज़्यादातर मशरूम रॉक कहते हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, विंड क्या करता है ना कि वो जो रॉक खड़ी रहती है, वो हवा क्या करता है कि जो उसके नीचे का हिस्सा होता है, लोअर सेक्शन का जो पत्थर का सेक्शन होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है, उसको हवा क्या करती है, नष्ट कर देती है। मोर देन अपर पार्ट, जो ऊपर वाले पार्ट से ज़्यादा वो नीचे वाले पार्ट को नष्ट करती है। देयर फॉर सच रॉक हैव अ नैरो बेस, इसकी वजह से क्या होता है, वो जो पत्थर होते हैं उनका थोड़ा नैरो तरीके का, मीन्स बहुत पतला जो है वो नीचे का बेस हो जाता है, और ऊपर से क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो इस वजह से वो कुछ मशरूम शेप का हो जाता है। लाइक जैसे अगर ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, क्या होता है कि हवा स्ट्राइक करती है, ऊपर का जितना वो नहीं कम होता है, क्या हो जाता है कि नीचे का वो बेस जो है वो उसका वो पतला हो जाता है, ठीक है, और ऊपर का चौड़ा रह जाता है, तो इससे क्या हो जाता है ना कि वो एक मशरूम शेप का ले लेता है, जब शेप ले लेता है वो रॉक, इसलिए उसको मशरूम रॉक के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं सैंड ड्यून्स की, जो बालू के टीले बने हुए होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है बालू के टीले, ठीक है, एक जगह जगह इकट्ठा हो जाते हैं, बन जाते हैं,
व्हेन विंड ब्लो इट, जब हवा चलती है, लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड, वो क्या करती है अपने साथ साथ जो सॉइल्स होते हैं, जो सैंड्स होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, रेत होती हैं, उनको क्या करती है अपने साथ साथ उड़ा के ले जाती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब हवा रुकती है तो सैंड क्या होता है, गिर जाता है। एंड गेट डिपॉजिटेड, और वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके क्या होता है, जम जाता है। इन लो हिल्स, जो नीचे का हिल्स होते हैं, मतलब जो हमारी छोटी छोटी जगह होती है, हिल्स होती है, वहाँ पर जाकर के क्या होता है, वो जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। छोटे छोटे जो हमारे हिल्स होते हैं वहाँ पे जाकर गिर के वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसको हम सैंड ड्यून्स के नाम से, मीन्स रेत बालू के टीले या रेत के टीले के नाम से जानते हैं। फिर आता है लुइस। लुइस क्या होता है, जैसे नदियों की घाटी में जम जाने वाली जो चिकनी पीली भूरी मिट्टी होती है ना, वो होती है हमारी लुइस। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड, जब हमारी बहुत रेत की जो दानेदार होते हैं वो बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, एकदम शार्प होते हैं, वो क्या करते हैं काफ़ी, जब वो फाइन होते हैं, आर वेरी फाइन एंड लाइट, बहुत हल्के होते हैं और जो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, तो द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो हवा जो के साथ जो है वो बहुत दूर तक जो है वो उड़ के चले जाते हैं। व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिटेड, जब इस तरह के जो रेतें होती हैं वो डिपॉजिट होती हैं लार्ज एरिया में, तो इट इज़ कॉल्ड लुइस, तब हम उसको क्या कहते हैं, लुइस कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हवा के कारण भी जो है बहुत सारी जो मिट्टियाँ होती हैं हमारी, वो हवा की वजह से भी ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा कर के कुछ सैंड ड्यून्स है, तो कुछ क्या नाम है, लुइस है, इस तरीके से वो बना लेती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।